यूडिटेरिया बिहार तथ्य संग्रह। बिहार का भूगोल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिहार के भूगोल के अंतर्गत बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार के भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्रथम पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठारी क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र के अंतर्गत सोमेश्वर की श्रेणी को हम अध्ययन करेंगे, रामनगर दून के बारे में अध्ययन करेंगे, दून घाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे, दक्षिणी गंगा का मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पठारी क्षेत्र के अंतर्गत धारवाड़ चट्टान और दूसरा विंध्य चट्टान। हम लोग अब मैप के अंतर्गत देखते हैं। बिहार के मैप के अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी, यहाँ है सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में, दून घाटी पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, फिर रामनगर दून पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के दोआब को घाघरा गंडक दोआब कहा जाता है। गंडक और कोसी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब कहा जाता है। कोसी और महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को कोसी महानंदा दोआब कहा जाता है। इधर आ गया अंग, दक्षिणी बिहार में अंग का मैदान हो गया, मगध का मैदान हो गया, दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो गया, और गंगा और सोन नदी के बीच के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब कहा गया। पर्वतीय तराई क्षेत्र, पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। रामनगर दून का विस्तार जो है हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। दून घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन के आधार पर पहला उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान के बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआबों से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपनी जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। पहला कौन है? तो घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, तीसरा है कोसी महानंदा दोआब।
दक्षिण गंगा के अंतर्गत हम लोग अब आते हैं। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला गंगा सोन दोआब, मगध का क्षेत्र दूसरा, तीसरा अंग का मैदान। अब हम लोग पठार को पढ़ते हैं। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टान अवस्थित है। पहला धारवाड़ क्रम की चट्टान और दूसरा विंध्य क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर या गोखुर झीलें के रूप में पाए जाते हैं। मन या चौर जो है गोखुर झील के रूप में पाया जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ प्रकार की चट्टान। धारवाड़ प्रकार की चट्टान प्रीकैम्ब्रियन काल की है। इसका निर्माण जो है प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ। किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मुंगेर में, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्र में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के चट्टान बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में है। विंध्य चट्टान विंध्य प्रकार के प्रीकैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी प्रकार की चट्टान प्लीस्टोसीन में इसका निर्माण हुआ। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण पाया जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित क्षेत्र है। सोमेश्वर पहाड़ी टर्शियरी काल का है। सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र जो है टर्शियरी का है। क्वाटनरी चट्टान प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में निर्माण हुआ। क्वाटनरी चट्टान का निर्माण कब हुआ? तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में हुआ, काल में हुआ। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गंगा का मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है क्वाटनरी चट्टान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है क्वाटनरी चट्टान। बिहार की जलवायु को हम लोग देखते हैं। किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन हैं? तो अक्षांशीय स्थिति या उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी की से दूरी, ऊंचा उच्च मानसूनी का प्रभाव इत्यादि। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अक्षांशीय स्थिति,
उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, ऊंचावच, मानसून का प्रभाव इत्यादि। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। कोपेन जलवायु क्षेत्र और संकेतक। कोपेन ने उत्तरी बिहार CWG में बांटा है, संकेत दिया है। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है, AW संकेत दिया गया है दक्षिणी बिहार को। तिवार्थ के अनुसार उत्तरी बिहार को CAW, दक्षिणी बिहार को AW कहा। थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW, शेष बिहार को CAW। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है? तो मार्च से मध्य जून तक। इस मौसम में पश्चिमी एवं मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या कालबैसाखी कहते हैं। दूसरा आता है वर्षा ऋतु। तो जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर लगभग होती है। किशनगंज जिले में होती है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। तीसरा ऋतु आ जाता है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला कौन है? गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 के अंतर्गत 13 जिला आता है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन 2 के अंतर्गत किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, 8 जिला। जोन 2 के अंतर्गत 8 जिला आता है। जोन 3 को 2 भाग में बांटा गया है। जोन 3A और जोन 3B। जोन 3A के अंतर्गत शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर। और जोन 3B के अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना,
अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा इसके अंतर्गत आता है। जोन 1 के अंतर्गत 13 जोन वन के अंतर्गत 13 जिला आता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन 2 के अंतर्गत 8 जिला आता है। जोन 2 के अंतर्गत 8 जिला सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन 3A के अंतर्गत 6 जिला आता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। जोन 3B के अंतर्गत 11 जिला आता है। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जोन 1 के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं जोन 1 के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसलें गन्ना है, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि है। जोन 2 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। इसमें 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि है। जोन 3 के अंतर्गत 11 + 6 17 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यह बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि है। बिहार की नदियाँ, बिहार का अपवाह तंत्र के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बिहार की नदियाँ, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक हिमालयी नदियाँ और दूसरा पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ क्या विशेषता है? तो ये सदा निरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। इसके अंतर्गत गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आती है। इसके अंतर्गत तो हिमालयी नदियाँ। पठारी नदियाँ में ये वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। ये नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। बाढ़ की कम संभावना होती है। इसके अंतर्गत सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि नदियाँ आती हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। तो पहला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची, महानंदा। अब आते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। गंगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, निरंजना और मोहना जाकर के आगे फल्गु में मिल जाती है, फल्गु बन जाती है। क्यूल नदी, अजय नदी। आगे हम लोग देखते हैं उद्गम नदी, उद्गम और संगम मुहाना, और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है उसको देखेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री से हुआ है। उत्तराखंड गंगोत्री से। कहाँ संगम या मुहाना कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी उद्गम तिब्बत से होती है। संगम या मुहाना गंगा में मिल जाती है, सारण में। बिहार
में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में होता है। किस में मिलती है? तो गंगा में, सोनपुर में मिलती है। गंगा में सोनपुर में मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। 320 किलोमीटर बिहार में बहती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी में मिल जाती है। 394 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करती है। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, गंगा में कुर्सेला नामक स्थान कटिहार में मिल जाती है। 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में आकर मिल जाती है मालदा में। कर्मनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा में आकर के चौसा के पास मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, और गंगा नदी में दानापुर के समीप मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है, गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है। फल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जमुई से निकलती है, गंगा में पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है लखीसराय के पास। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार की 12 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? तो 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार की सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम घाघरा के अन्य नाम क्या है? तो सरयू मैदानी भाग में, गोगरा करनाली नेपाल में इसका नाम है आदि। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि है। तो घाघरा की सहायक नदियां कौन है? राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि। गंडक नदी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में नारायणी नदी भी कहा जाता है। सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी नदी मैदानी भाग में कहा जाता है, सप्तगंडकी भी कहा जाता है, शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी
सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकहरना, बूढ़ी गंडक का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो सिकहरना ऊपरी भाग में बोला जाता है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, तिऊर, धनौती आदि है। बूढ़ी गंडक के अन्य नाम क्या है, तो सिकहरना। बागमती नदी, बागमती यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि है। बागमती की सहायक नदी कौन कौन है, तो ललबाकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी के तट पर कौन सा नेपाल में कौन सा स्थान है, तो काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है बागमती नदी के किनारे। कोसी नदी, कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी आदि है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो अरुण नदी, तमोर नदी, लिखू नदी, दूधकोशी, तमाकोशी, इंद्रावती और सुनकोशी। महानंदा नदी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर, बालासर, मेची है। महानंदा नदी की सहायक नदी कौन है, तो पैनोर, नागर, बालासर, मेची आदि है। कर्मनाशा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह कर्मनाशा नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। हम लोग अब सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मोरहर, मादर, दरधा आदि। पुनपुन की सहायक नदी कौन सी है? तो मोरहर, मादर, दरधा आदि। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। कौन? पुनपुन नदी। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है। बीपीएससी में पूछा भी गया है कि फल्गु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो लीलाजन और मोहाना, लीलाजन और मोहाना। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। गंगा की उपनदी है। कौन? फल्गु नदी। गंगा की उपनदी फल्गु नदी है। किस नदी से फल्गु नदी बनती है? तो लीलाजन और मोहाना। किस में जाकर मिल जाती है? तो पुनपुन नदी में मिल जाती है और गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर: पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, बक्सर गंगा नदी के किनारे है, छपरा गंगा नदी के किनारे है, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, सोनपुर गंडक नदी के किनारे है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, दरभंगा बागमती नदी के किनारे है, गया फल्गु नदी के किनारे है, फतुहा पुनपुन नदी या गंगा नदी के किनारे है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं को हम लोग अब देखते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। तो 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि लक्षित किया गया था। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं: सोन नदी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं सोन नदी पर है, गंडक नदी पर है और कोसी नदी पर है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना: सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। एक पूर्वी सोन नहर और दूसरा पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करती है तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना: गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल में मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बराज
बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना गया है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार के सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी है। अब हम लोग कोसी बहुउद्देशीय परियोजना को देखते हैं। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। अब हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं ककोलत जलप्रपात नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। धुआकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंझरकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंझरकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। यह पूछा भी गया है बीपीएससी में। बिहार की प्रमुख झीलें कांवर झील बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। घोघा बिल या घोघा झील कटिहार में है। घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। जगतपुर झील कहाँ है तो भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैयामन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। बिहार की प्रमुख नहरें को देखते हैं हम लोग। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। तिरहुत नहर गंडक नदी पर है और दोन नहर गंडक नदी पर है। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन तीनों जो है गंडक नदी पर है। लववानित क्षेत्र कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी कोसी, पूर्वी कोसी कोसी नदी पर है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया इसमें लववानित क्षेत्र है। कौन किससे? तो पूर्वी कोसी नहर से। पश्चिमी कोसी नहर से कौन कौन लववानित होती है? तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। और पश्चिमी कोसी नदी को पश्चिमी कोसी नहर जो है कोसी नदी पर है। राजपुर नहर जो है किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। लववानित क्षेत्र है सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। इससे लववानित क्षेत्र औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल आदि है। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी पर है।
इससे लंबानी क्षेत्र रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर है। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, राजगीर में कौन सा है जलकुंड? तो ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। तो राजगीर में कौन है? ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। मुंगेर में कौन कौन सा जल कुंड है? तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबांध, भरारी कुंड। मुंगेर में कौन कौन है? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड और सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड। गया में एक है अग्नि कुंड। बिहार की मिट्टी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी कौन कौन सी है? टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, करैल केवाल मिट्टी, लाल पीली बलथर मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वतीय मिट्टी, पहला है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग की सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी को पढ़ते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है।
इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। लाल पीली या बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का? तो लाल पीली मिट्टी का, बलथर मिट्टी का। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत, कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। लाल बालुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीव को देखते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन को हम अब लोग देखते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें शुष्क पर्णपाती वन में बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य
1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार की सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील एवं वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कौन? कांवर झील। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। नागी बांध पक्षी अब विहार कहाँ है? तो जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है, राजगीर में। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में है। 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक फैला है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण। वनावरण 7381 वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रतिशत में 7.84% है। वृद्धि कितना होगा? 75 वर्ग किलोमीटर वनावरण में। वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतिशत में 2.48%। वृद्धि कितना होगा? 338 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना हो गया? 9722 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण दोनों कुल मिलाकर 9722 वर्ग किलोमीटर हो गया और टोटल प्रतिशत में 10.32%। वृद्धि कितना हुआ? 413 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर सबसे अधिक वनावरण कहाँ है? तो कैमूर में है। दूसरा कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तीसरा रोहतास में। सबसे कम वनावरण शेखपुरा में है, 1.19 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरा है अरवल, तीसरा जहानाबाद। जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार कैमूर में सबसे अधिक है 31.56%। जमुई दूसरा नंबर पर है 21.34%। नवादा 20.72% तीसरा स्थान। सबसे कम शेखपुरा में 0.17%। बक्सर में 0.35%। सिवान में 0.35% है।
2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले। सर्वाधिक वृद्धि बांका में हुआ, फिर जमुई में हुआ, तीसरा गया में। नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? पहला कैमूर में, दूसरा सुपौल, तीसरा रोहतास में। अन्य बिंदु, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता होती है। 2021 में 4.5% यानी 333 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम सघन वन 40% से 70% शिखर सघनता होती है और 44.5% 3286 वर्ग किलोमीटर में फैला है। खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता होती है और 51% भाग में है 3762 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में है, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में है, खुले वन कैमूर में सबसे ज़्यादा है। 2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना। बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और फिर बहुत घने वन 2021 में 333, दोनों बराबर ही रहा। मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर में 2019 में और 3286 वर्ग किलोमीटर में 2021 में। खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर 2019 में और 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या 31 है और नया गणना के अनुसार 36 हो गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़। बिहार के 38 जिले में 28 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 15 जिले कौन कौन है? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित जिले 13 कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में
वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, ये भी कारण रहा है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार होना। सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन हैं 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 अत्यधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 में मध्यम प्रबलता पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। जोन 3 में निम्न प्रबलता गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर आते हैं। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिमी चंपारण, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदई फ्रेमवर्क और बिहार, जापान के सेंदई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। हम लोग आज भूगोल